नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के एक रंगकर्मी और बॉलीवुड में बॉलीवुड के अभिनेता आशुतोष द्विवेदी जी। और आज हमें मौका मिला था यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी के जन्मस्थल जमानी आने का, तो वहीं पे मुलाकात हुई है और हमने इनका एक नाटक का मंचन भी देखा, निठल्ले की डायरी। तो उसी सिलसिले में बात भी करेंगे और उनके सफ़र के बारे में बात करेंगे। तो आशुतोष जी, स्वागत है आपका। आप अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए कि रंगमंच से आप कब से जुड़े हैं और बॉलीवुड का सफ़र कब से आपने शुरू किया है, और अभी हाल ही में जो आपकी इनकी कटहल फिल्म जिसको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है उसके सिलसिले में भी हम बताइए आप। मेरा जन्म 1968 में जबलपुर में हुआ था और परसाई जी जैसे बहुत सारे स्वनामधन्य साहित्यकार जबलपुर में हुए हैं, तो उनके साथ उनके घर आंगन में खेलते हुए बचपन बीता। तो ये संस्कार हमारे अंदर शुरू से थे। घर परिवार के लोगों का लिखना, नाटकों में काम करना, कविताएं करना चलता था, तो ये देखते रहते थे। 9 सितंबर 1978 को मैंने पहली बार जो पारंपरिक हमारा रंगमंच होता है उसमें कदम रखा था। तो तकरीबन 48 साल हो गए हैं मुझे नाटक करते हुए। और स्कूल में रहा, फिर कॉलेज में गया, फिर व्यावसायिक दायित्वों को निभाते हुए देश के अलग अलग शहरों में मुझे जाना पड़ा। सारी चीज़ें बदलती रहीं, एक चीज़ कभी नहीं छूटी, वो थी रंगमंच। रंगमंच में आपकी एक्टिंग में निखार भी होता है और सबसे अच्छी बात ये होता है कि ज़मीनी स्थिति पता चलती है रंगमंच पे। तो सर, थोड़ा सा इस पे और विस्तार दीजिए कि आप रंगमंच पे आपका शौक था कि फिर संयोग बस जुड़ गए? रंगमंच ये नैसर्गिक होता है, ऊपर वाले से आपको कुछ शौक मिलते हैं और ये किस्मत की बात होती है कि आपको अपने अंदर की रुचि का पता चल जाए और वैसा माहौल भी मिल जाए। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई टेबल टेनिस खेलना चाहता है। मेरे अंदर संस्कार अभिनय के थे, लिखने के थे, पढ़ने के थे, और मुझे वैसी खाद पानी बीज भी मिल गया। तो मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसकी कला को उसके परिवेश ने बढ़ने में मदद की। रही बात रंग कर्म की विधा की, तो सब एकल विधाएं होती हैं। गाने वाला अकेला गा लेता है, पेंटिंग बनाने वाला अकेला पेंटिंग बना लेता है, मगर इस विधा को सभी कलाओं का संगम बोला जाता है। तो हमको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, तो ये हमको विनम्र बनाता है, हमको सिखाता है। और जो हम नहीं हैं वो हमें वहाँ प्रस्तुत करना होता है। हमें बदलना, मॉडिफिकेशन और एडॉप्टिबिलिटी सिखाता है, हमको मॉड्यूलेशन सिखाता है, हमको गुस्सा करना सिखाता है, हमको हंसना सिखाता है। तो एक तरह से देखा जाए रंगमंच केवल रंगमंच के लिए नहीं, ये जीवन में भाषण और संभाषण की क्षमता पूरी दुनिया के लिए रंगमंच सिखाता है। और हम सभी यहाँ अपने जीवन में पूरे समय कभी न कभी अभिनय कर रहे होते हैं। सर का कहने का मतलब है कि रंगमंच में एक टीम वर्क का काम होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर प्रकार के काम करते हैं, एक टीम वर्क उसमें झलकता है जो रंगमंच में आपको स्टेज पर दिखता है। सर, अब मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा कि कटहल फिल्म अभी राष्ट्रीय अवार्ड उसको मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार, उससे कैसे जुड़ना हुआ उसके बारे में बताइए, और फिल्मों में आप कब से आए ये भी बताइएगा। देखिए, हमारी जो संस्था है विवेचना रंगमंडल, इसे हरिशंकर परसाई जी ने ही स्थापित किया था। तो इसको 65 से 66 साल हो चुके हैं। यहाँ से 5-7 हज़ार लोग निकल के, कोई 1 महीना, कोई 1 साल, कोई 10 साल रुकते हैं, आते हैं, सीखते हैं, और अब वो देश भर में बल्कि विदेश में भी इसकी विधा से, अभिनय की विधा से, फोटोग्राफी से, डांस से, कोरियोग्राफी से, लिखने से पूरी इंडस्ट्रीज़ में अच्छे खासे डेवलप हो चुके हैं। बहुत सारे स्थापित नाम हैं जो बॉलीवुड में आप देख रहे हैं, उनके घर खर्च चल रहे हैं, उनका जीवन चल रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं। तो हम लोगों का उस इंडस्ट्री में आना जाना बहुत काफ़ी होने लगा। हम लोग 30 साल से नाट्य समारोह कर रहे हैं, तो मुंबई का, दिल्ली का, साउथ के सारे रंगकर्मियों का, फिल्म कलाकारों का हम लोगों से मिलना जुलना होता है। तो एक किस्म का एक बॉन्डिंग बन जाती है, रिश्तेदारी मिल जाती है। तो अब यहाँ के, हमारे यहाँ के काफ़ी सारे लोगों को बॉलीवुड में काम मिल रहा है, बॉलीवुड के काफ़ी लोग हमारे साथ आके काम कर रहे हैं। तो अब वो सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो सारी जो कास्टिंग एजेंसीज़ हैं, उनको जब मध्य प्रदेश में आके काम करती हैं तो उनको कलाकारों की ज़रूरत होती है। चूँकि लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, तो लोग रेफरेंस दे देते हैं कि भाई यहाँ चले पवन भाई से मिल लीजिए, दाढ़ी वाले एक सज्जन चाहिए जो पत्रकार जैसे, तो पवन भाई को एक बार ट्राई कर लीजिए। वो सिलसिला मिल गया और चलता चला जा रहा है। तो अभी आपकी ये पहली फिल्म थी कि इससे पहले भी कुछ? नहीं, मेरी कई फिल्में आ चुकी हैं जी। तो कटहल में आपका क्या किरदार था, थोड़ा बताइए। कटहल में मैं साइबर सेल का एक इंस्पेक्टर बना हुआ था, और जो फिल्म की हीरोइन है वो काफ़ी डायनेमिक है। वो पिछड़ी जाति से है, मगर वो नारी संवेदना को लेके काफ़ी सक्रिय हैं, और वो हीरो पहले उनके साथ नहीं रहना चाहता था सैद्धांतिक तौर पे,
फिर वो पिघल जाता है। तो वो प्रयास करता है उनके केस को सुलझाने के लिए। वो सरकारी महकमे में वो छोटा हवलदार इस बड़े उच्चाधिकारी से कुछ कागज़ मांगने जाता है, तो ये उसको यहाँ वहाँ के पेच फंसा के भगा देता है, जैसा कि होता है असल जीवन में होता है जी। फिर वो बाहर निकल के अप्रोच लगाता है, तो इसको उंगली टेढ़ी करता है कोई इसका बड़ा उच्चाधिकारी जो अच्छे चरित्र का था, तो ये फिर पिघल के उसको हैं करके दे देता है। इस तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, निठल्ले की डायरी जो आज नाटक का मंचन हुआ है, आप 30 सालों से शायद कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव रहा उसका और इसमें क्या कठिनाइयाँ आई, कुछ बताएंगे क्या? देखिए, ऐसा कहते हैं पान के बारे में, जो चौरसिया शब्द बोला जाता है वो बना है 4 रस से, पान, सुपारी, कत्था, चूना लगाते समय। मगर कभी कभी क्या होता है कि पान, सुपारी, कत्था, चूना में जब जुज या अनुपात प्रॉपर मिलता है तो पान लगता है, बोलते हैं ना आज पान लग गया, और वो इतना स्वर्गिक सुख होता है जिसको आप बता नहीं सकते, वो कभी कभी होता है। ये जो निठल्ले की डायरी है, ये किसी कुशल चौरसिया के हाथ का बनाया हुआ 4 रस युक्त ऐसा पान है जिसमें सारी चीज़ें लग गई, और ये सुपर हिट प्ले है हमारा, ये कभी कहीं फेल हुआ ही नहीं है, और इसको बहुत आशीर्वाद मिला है। और हमारी रेपर्टरी में जितने भी बच्चे आए हैं, 2-5 हज़ार जितने भी बच्चे आए हैं, सब ने इसमें छोटे या बड़े कोई ना कोई रोल किया है। तो ये हमारी नर्सरी है, ये हमारी ट्रेनिंग का एक स्कूल है, और इतना सटीक है। और एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि इसकी घटनाएं आज भी प्रासंगिक है, होनी नहीं होती तो कितना अच्छा होता है। सही बात है जी। मतलब ये बहुत सालों पहले लिखा गया है हरिशंकर परसाई द्वारा, निठल्ले की डायरी, और अभी भी वो घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं जी। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है, और इसीलिए उनका नाम आज जीवित है, उनके विचार आगे भी जीवित रहेंगे। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा कि आपका 48 साल का रंगमंच का सफ़र हो गया है, उस समय से लेके आज के समय में आपको क्या नज़र आता है, क्या बदलाव नज़र आता है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, और हमारी युवा पीढ़ी को आप बताइए किस प्रकार से अपने जो युवा अवस्था में है आगे जिम्मेदारी के साथ बढ़ें, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। अब अवसर पहले की तुलना में ज़्यादा उपलब्ध हो गए। आदमी कोई भी शौक को या पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकता है। उस समय में हम लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ थी नहीं, हमें ये मालूम था कि हम लोगों को नौकरी धंधा पानी कुछ करना है और ये शौक के लिए करना है, मजबूरी थी। तो हम लोगों की सीमाएं रहती थी, हम अपने शहर में ही कर सकते थे, छुट्टी लेके बार बार बाहर नहीं जा सकते थे। अब स्थितियाँ हो चुकी हैं कि इस पैशन को यदि कोई प्रोफेशन बनाना चाहे तो वो रोजी रोटी भी कमा सकता है और बहुत दूर तक जा सकता है। रंगमंच पहले से अब ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। तो सर का कहने का मतलब है कि पहले जो स्थिति थी वो अभाव वाली थी, अब साधन तो तुरंत ही उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं पहले के समय की अपेक्षा। चलिए सर, आपका समय, आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी टीम की ओर से आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं।